नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, या फिर आपके मन में भी कभी-कभी ऐसे सवाल आते होंगे। जैसे आप दो दुनिया के बारे में तो अच्छी तरीके से जानते हैं, एक हमारी दुनिया और एक भगवान की दुनिया, जहाँ कहते हैं लोग मरकर मुक्ति पाकर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, या फिर दोबारा से जन्म लेने के लिए उस जगह पर अपने अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक तीसरी दुनिया भी होती है, ऐसी दुनिया जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। उन्हीं में से कुछ लोग इन चीज़ों में मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात का पता आज तक किसी को भी नहीं चला है। लेकिन आज की हमारी ये कहानी इसी तीसरी दुनिया से जुड़ी हुई है। इस तीसरी दुनिया में कहते हैं घना अंधेरा होता है और वहाँ पर ऐसी आत्माएं फंस जाती हैं जिनके कर्मों का हिसाब शायद कभी कोई लगा नहीं पाता, और वो जन्म के चक्र से तो निकल जाते हैं लेकिन मुक्ति उन्हें कभी प्राप्त नहीं होती। ये दुनिया उन्हीं की दुनिया कही जाती है। आज की कहानी शुरू होती है संगीता से। संगीता जो कि एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी। संगीता के ज़िंदगी में एक समय तक सारी चीज़ें अच्छी थीं। उसका भी एक सामान्य परिवार था, लेकिन ज़िंदगी ने उसके साथ एक ऐसा मजाक किया जिसके बाद उसका पूरा का पूरा अच्छा खासा परिवार बिखर गया, जिसके वजह से वो अपनी ज़िंदगी की इन कड़वी यादों के साथ उस जगह को, उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपनी माँ के साथ शहर में आ गई थी। और वो कई सालों से शहर में ही अपनी ज़िंदगी बसा रही थी और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा भी चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी जॉब जाती रही, जिसकी वजह से पैसे की काफ़ी तंगी हो गई थी और उसके लिए ये सिचुएशन काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि उसे अपने साथ साथ अपनी माँ की भी देखभाल करनी थी। और उम्र के काफ़ी लंबे पड़ाव के बाद अब उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, जिसके वजह से मेडिकल के खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ इनकम अब बिल्कुल नहीं, लेकिन खर्चे काफ़ी थे, जिसके वजह से संगीता अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और एक दिन अचानक पैसे के इंतज़ाम के बारे में सोचते सोचते उसे अपने पुश्तैनी घर की याद आई। उसका पुश्तैनी घर जो कि उसके गांव में था, जिस घर को छोड़कर सालों पहले वो और उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए शहर आ गए थे। और अब उस घर के अलावा उसे कोई भी उम्मीद, कोई भी रास्ता फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन संगीता के दिमाग में कई सारी बातें भी चल रही थीं, क्योंकि उसके पिता और बुआ की मृत्यु कहा जाता था कि उसी घर में हुई थी। और पिता ने मरते वक्त संगीता और उसकी माँ से ये वादा लिया था कि वो दोबारा लौटकर इस घर की तरफ रुख कभी नहीं करेंगे और ना ही इस घर को कभी बेचने या फिर रेंट पे देने की कोशिश करेंगे। क्यों, किस लिए, ये सारे सवाल संगीता ने उस वक्त नहीं किए थे, क्योंकि संगीता काफ़ी छोटी थी। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 8 साल की रही होगी। इतने छोटे बच्चे को इन चीज़ों की समझ क्या होती है। लेकिन उसे अपने पिता से किया हुआ ये वादा
आज भी याद था, क्योंकि उसकी माँ बार बार इस वादे की याद उसको दिलाया करती थी। क्योंकि संगीता ने कई बार बीच में अपनी माँ से ये भी कहा था कि माँ, अगर हम उस अपने पुश्तैनी घर को बेच दें तो हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम यहाँ इस शहर में अपने लिए घर ले सकें। लेकिन उसकी माँ हर बार पिता से किए हुए इस वादे को याद दिलाकर संगीता को रोक लिया करती थी। संगीता के 1000 बार पूछने के बाद भी माँ ने कभी भी उस वादे के पीछे की बात संगीता को नहीं बताई और हमेशा उसे चुप करा दिया। लेकिन आज जब उसकी माँ की हालत ऐसी थी और संगीता के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, और तो और फिलहाल नौकरी या कहीं और से पैसे आने की उम्मीद भी नहीं थी, वो बिना पैसे के अपनी माँ की हालत बिगड़ते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए संगीता ने बिना अपनी माँ को बताए उस घर को बेचने का फैसला किया और वो अपनी माँ से कुछ काम का बहाना कह के 2 दिनों के लिए अपने गांव पहुंच गई। उसने वहां पर लोगों से बातचीत करके उस घर को बेचने की बहुत कोशिश की। एक ब्रोकर तक हायर कर लिया, लेकिन उस घर को बेच पाने में वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं हुई और उसे अगले दिन वहां से निकलना था। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती, उसे ब्रोकर का फोन आया और ब्रोकर ने कहा, मैडम जी, आपका वो घर बिक तो नहीं सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं रेंट पे ज़रूर लगवा सकता हूँ और रकम भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। डिपॉजिट की भी रकम बड़ी मिलेगी, रेंट के भी पैसे मिल जाएंगे, तो इससे तो आपका काम फ़िलहाल के लिए चल जाएगा और मेरा कमीशन थोड़ा ध्यान रखिएगा। संगीता ने ये बात सुनते ही तुरंत ब्रोकर से कहा, हाँ हाँ ठीक है भैया, आप रेंट पे ही लगवाने का काम करवा दीजिए, लेकिन कल के कल ये काम हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे दोपहर तक यहाँ से हर हाल में निकलना पड़ेगा। ब्रोकर ने भी बहुत खुशी के साथ कहा, जी मैडम जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं, मैं सुबह सुबह ही उन लोगों को लेकर आपके पास आ जाऊंगा, वैसे भी उन लोगों को अर्जेंट में घर चाहिए। और ये बात कहकर ब्रोकर ने फोन रख दिया। संगीता अगले दिन सुबह निकलने की तैयारी में थी और उन लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। संगीता का वो घर काफी बड़ा था, घर क्या, आप उसे कोठी भी कह सकते हैं, लेकिन अब वो उसे बेचने के बजाय रेंट पे देने की ही बात सोच रही थी कि ठीक है, जब तक रेंट पे रहेगा तब तक भी अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे, तो मुझे तो पैसे से मतलब है। और वैसे भी अगर मैं ये घर बेचूंगी तो उसमें माँ के सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ती ही, उसके लिए अलग से झूठ बोलना पड़ता, बहाने बनाने पड़ते। इससे तो बेहतर यही है कि मैं रेंट पे दे दूँ। और संगीता अब दरवाजे पर नज़रें गड़ाए उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। संगीता ने तुरंत लपक कर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक अच्छा भरा पूरा परिवार, उसके साथ वो एजेंट अपने चेहरे पर हंसी लिए हुए खड़ा था। उसने कहा, नमस्ते मैडम जी, देखिए मैं आ गया इन लोगों को लेकर। और संगीता ने सबका मुस्कुराते हुए घर के अंदर वेलकम किया और कहा, आप लोग चाहें तो पहले घर देख सकते हैं। इस पर उन लोगों ने घर पर एक नज़रें दौड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, घर तो वैसे भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ की सारी चीज़ें, संगीता ने कहा, हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें भी आपकी ही हैं, आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एजेंट ने कहा, देखा भाई साहब, मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको बहुत अच्छी डील दिलवाने वाला हूँ। और इस पर सारी बात तय हो चुकी थी। तुरंत उन लोगों ने पेपर की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जो कि ब्रोकर अपने साथ लेकर आया था, और उन्होंने सारे पैसे, रेंट और डिपॉजिट सब कुछ संगीता के हाथ में उसी वक्त रख दिए और कहा,
बाकी के हर महीने के रेंट के पैसे आप जैसा भी चाहें, अगर आप चाहें तो हम आपके यहाँ काम के लिए हमेशा आते रहते हैं, या तो हम आपको वहाँ दे दिया करेंगे या फिर आप चाहें तो हम आपके अकाउंट में डाल दिया करेंगे। और संगीता ने कहा ठीक है, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगी। और इतना कहकर सारी फॉर्मेलिटी करके वो घर की चाबी उनके सुपुर्द करके वहाँ से निकल गई। थोड़ी ही देर में संगीता अपने शहर अपनी माँ के पास आ चुकी थी। लेकिन जब उसने घर पर आकर देखा तो उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो तुरंत उनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागी और उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए संगीता को एक बार फिर से वो वादा याद दिलाया और कहा, बेटा चाहे जो भी हो जाए मुझसे वादा करो, तुम उस घर के आसपास भी कभी नहीं जाओगी। तुम्हें कसम है मेरी और तुम्हारे पिता की, तुम ये वादा करो मुझसे। और ऐसी बातें करते हुए संगीता के नज़रों के सामने ही उन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपने प्राण त्याग दिए। संगीता इस चीज़ को लेकर अब बहुत बड़े सदमे में जा चुकी थी। संगीता कहाँ खुश थी उस घर को खोलकर, उस घर के लिए पैसे लेकर। लेकिन ये क्या हुआ, उसने ये सारी चीज़ें जिस लिए की वो चीज़ ही अब उससे छिन चुकी थी। संगीता की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान ऐसे अचानक आ गया था। संगीता काफ़ी परेशान थी। कुछ दिनों तक तो उसने घर से निकलना, किसी से बात करना, सब कुछ बंद कर दिया था। लेकिन इस बात की खबर उसके दोस्तों को लग चुकी थी। उसके सारे दोस्त उससे मिलने के लिए आए और उससे मिलने के बाद उसके साथ दिलासा, सांत्वना जताते हुए संगीता को संभालने की कोशिश की। लेकिन संगीता के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि संगीता की ज़िंदगी में कहने के लिए उसके अपनों में से सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही थी उसके पास, जो कि आज इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका साथ छोड़कर जा चुकी थी। संगीता बहुत परेशान थी और जैसे तैसे लगभग 15 दिन बीत चुके थे। अब संगीता धीरे धीरे खुद को संभालने लगी और अब उसने अपने लिए फिर से एक बार नौकरी की तलाश करना शुरू की। 1 महीना बीतने के बाद संगीता को एक अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। संगीता अब खुद को काम में इतना बिजी कर लेना चाहती थी कि उसके दिमाग से ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी चली जाएं, ताकि संगीता खुद को नॉर्मल कर सके। और ऐसा ही हुआ। वैसे भी कहते हैं वक्त हर जख्म का सबसे बड़ा मरहम होता है। ऐसा ही कुछ संगीता के साथ भी हुआ और आखिरकार संगीता नॉर्मल हो चुकी थी। 2-3 महीने तक तो उन लोगों की तरफ से रेंट भी बराबर टाइम पे आते रहे और संगीता अब इतने पैसे रख चुकी थी कि उसके पास ये पैसे खर्च करने के लिए कोई जरिया ही नहीं था। लेकिन अचानक चौथे महीने में उसे ये बात पता चली उसी ब्रोकर के थ्रू कि अब वो लोग अचानक से घर पर ताला लगाकर कहीं जा चुके हैं। और ब्रोकर को ऐसा लगा कि ये उसके लिए एक दूसरा मौका है। उसने संगीता से कहा, मैडम अगर आपको चाहिए तो हम लोग थोड़े दिन और इंतज़ार करके देखते हैं, क्योंकि परिवार के किसी भी इंसान का फ़ोन भी नहीं लग रहा। इस पर संगीता ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैंने भी फ़ोन लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है और इस महीने का रेंट भी नहीं दिया है उन लोगों ने। ऐसा तो अभी तक कभी नहीं हुआ था। इस पर ब्रोकर ने तुरंत कहा, मैडम आप चिंता काहे को कर रही हैं, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए दूसरे ले आऊँगा लोग यहाँ रहने के लिए, और वो लोग भी अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं और उनका परिवार इतना बड़ा भी नहीं है। आप परेशान मत होइए, आप बस सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा। और इतना कहकर ब्रोकर ने फ़ोन रख दिया।
और 2 ही दिन के बाद संगीता को वापस से उस ब्रोकर का कॉल आया और इस बार ब्रोकर ने एक छोटा मतलब माता पिता और उनकी एक छोटी बच्ची थी ऐसे परिवार से संगीता को मिलवाने की बात की। लेकिन संगीता ने कहा, भैया देखिए मैं आ नहीं सकती, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप मुझे वो पेपर्स वगैरह सब ईमेल कर दीजिए, मैं साइन करके आपको भिजवा दूंगी। आप उनको घर दे दीजिए और सारे डिपॉजिट और रेंट के पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा और उसमें से आपका कमीशन भी रख लीजिएगा। इतना सुनकर वो एजेंट खुशी से बोला, हाँ हाँ मैडम जी, आप मेरे रहते काहे को चिंता कर रही हैं, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा, आप अपना काम देखो वहाँ पर। और अगले ही दिन संगीता को पेपर्स भी आ गए, साथ ही साथ डिपॉजिट और रेंट के पैसे भी। ऐसा ही लगभग 3 किराए पर रहने वाले परिवारों के साथ हुआ। वो ऐसे ही आते, कुछ महीने वहाँ उस घर में बिताते और फिर अचानक गायब हो जाते। ऐसा 3 बार 3 अलग अलग परिवारों के साथ होने के बाद एक दिन अचानक संगीता को वहाँ उस गांव के पुलिस चौकी से कॉल आया और पुलिस वालों ने संगीता को सारी बातें शुरू से लेकर अभी तक बताते हुए उसे वहाँ पर आने के लिए कहा कि वो आपका घर है और उससे लगातार 3 बार 3 परिवार गायब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनका पता फिर दोबारा कभी नहीं चला। तो इस वजह से हम एक इंक्वायरी बिठा रहे हैं। उस इंक्वायरी में आपसे भी पूछताछ करनी है, जिस वजह से आपको हर हाल में यहाँ पर आना ही पड़ेगा। संगीता वहाँ आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसे कॉल को मना करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। संगीता ने तुरंत अपने ऑफिस में छुट्टी की बात की और उसे सारी सिचुएशन जानने के बाद छुट्टी भी तुरंत मिल गई। संगीता अगले ही दिन गांव में पहुंच चुकी थी। पुलिस ने सारी पूछताछ की संगीता से। संगीता ने भी सारी बातें बेधड़क होकर सब लोगों को बता दी। अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को संगीता के ऊपर शक करने की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि वो तो वहां रहती ही नहीं थी, उसका आना जाना भी इधर नहीं था। तो संगीता का इसमें हाथ होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। इधर संगीता अपने उसी घर में रुकी हुई थी। संगीता काफी परेशान थी, क्योंकि उस घर में आज वो सालों बाद आई थी रहने के लिए, रुकने के लिए, और संगीता को अपनी सारी पुरानी यादें परेशान कर रही थी। संगीता जिस तरह से परेशान थी, आज रात उसे नींद तो नहीं आने वाली थी। संगीता अपने घर में अपने झूले पर बैठकर आराम से अपनी पिता, बुआ और सारी अच्छी यादों को याद करके कभी मुस्कुराती तो कभी उदास हो जाती। तभी अचानक संगीता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता उसे आवाज़ दे रहे हैं और उसने तुरंत इधर उधर देखना शुरू किया। फिर थोड़ी ही देर में उसे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, पापा तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। और वो वापस से उसी झूले पर बैठकर धीरे धीरे खुद को झुलाने लगी। तभी अचानक झूले की स्पीड बढ़ गई और संगीता पैर लगाकर झूले को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन झूला थमने का नाम नहीं ले रहा था। संगीता काफी डर चुकी थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किचन में कुछ चीजें इधर से उधर हो रही हैं। संगीता उठकर तेज कदमों से किचन की तरफ आगे बढ़ने लगी और अचानक वहां किचन से लगा जैसे किसी ने संगीता की तरफ तेज चाकू फेंका हो। और तभी अचानक संगीता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया हो। संगीता गिर गई और जब वो उठकर खुद को संभालने लगी तो उसने अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए उस चाकू को देखने की कोशिश की। वो चाकू जाकर एक दीवार में घुस गया था
मतलब सच में किसी ने संगीता के ऊपर चाकू फेंका था। ये सोचकर संगीता अब काफी घबरा चुकी थी। संगीता उस चाकू के पास पहुंची और उस चाकू को नजदीक से देखते ही संगीता के मुंह से डर से एक चीख निकल गई, क्योंकि वो चाकू दीवार के जिस हिस्से में जाकर गड़ा था वहां उस जगह से लगातार खून रिस रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? दीवार के अंदर जान थी क्या? और दीवार से खून कैसे रिस सकता था? संगीता इन चीजों को सोचकर अब काफी घबरा चुकी थी। संगीता ने वो चाकू जैसे ही हाथ लगाकर उस दीवार से निकालने की कोशिश की, तभी अचानक झटके से उस चाकू को खींचते वक्त संगीता के हाथ उस दीवार पर जाकर लग गए। मतलब एक हाथ दीवार पर टिका हुआ था और दूसरे हाथ से वो जोर से चाकू को खींच रही थी। वो हाथ संगीता के उस दीवार से लगते ही संगीता को अजीब अजीब से दृश्य दिखने लगे। उसे अपने पिता अपनी बुआ के साथ लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे थे। उसे अपने घर की ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी जिस पर वो कभी विश्वास ही नहीं कर सकती थी। उसे तो उसका परिवार एक खुशहाल परिवार लगता था, लेकिन जिस तरह से उसके पिता उसकी बुआ से लड़ाई कर रहे थे वो दृश्य मानने लायक था ही नहीं। अब ये चीजें देखकर संगीता ने एक झटके से अपने हाथ उस दीवार से खींच लिए और वो हाथ खींचते ही संगीता की आंखों के सामने से वो सारे दृश्य तुरंत गायब हो चुके थे। संगीता बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चाकू निकालने के बाद भी अभी भी उस दीवार से लगातार खून रिस रहा था और वो खून देखकर संगीता काफी घबरा चुकी थी। ऊपर से ये अजीबोगरीब दृश्य, संगीता के समझ में कोई भी बात बिल्कुल नहीं आ रही थी। संगीता अब इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने थोड़ी देर तक वहीं सामने पड़े हुए सोफे पर लेटकर आराम करने का सोचा। और जैसे ही उसकी आंखें लगी, अचानक उसे तुरंत अपनी बुआ नजर आने लगी और वो बुआ जी साफ साफ संगीता से कह रही थी, बेटा यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ मत रुको, वरना तुम भी यहाँ फंस जाओगी। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, तुम चली जाओ। और पीछे से उसके पिता गुस्से से अपनी बहन को बालों से घसीटते हुए लेकर उसी खून से रिसने वाले दरवाजे के अंदर, दीवार के अंदर चले गए। वो जिस तरह से अपनी बहन को क्रूरता से घसीटते हुए लेकर जा रहे थे, ये रूप अपने पिता का संगीता के लिए बहुत भयानक था। संगीता की आंखें एक झटके से खुल गईं और अब उसे उस खून से रिसने वाले दीवार पर एक दरार सी दिखने लगी। संगीता तुरंत वापस से उस दीवार के पास पहुंच गई और कान लगाकर उस दीवार से कुछ सुनने की कोशिश करने लगी, ऐसे जैसे कि वो संगीता का सपना नहीं, मानो कोई सच हो। संगीता बहुत परेशान थी, बहुत बेचैन थी। तभी अचानक संगीता को अंदर से सच में अपनी बुआ की चीखें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके अलावा उसे कुछ लोगों की आवाज और आ रही थी। संगीता अब जितनी परेशान हो चुकी थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उस दीवार को तोड़कर एक बार अपने मन की तसल्ली करने के अलावा। संगीता ने वैसा ही किया। उसने तुरंत उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन संगीता के पास सही औजार ना होने की वजह से संगीता इन चीज़ों में फिलहाल असफल रही। संगीता ने अब ये निश्चय कर लिया था कि संगीता अगले सुबह ही कुछ मजदूरों को बुलाकर उस दीवार को तोड़वाकर ज़रूर देखेगी कि उसके पीछे क्या है। और संगीता ने वैसा ही किया। जैसे तैसे वो रात तो बीत चुकी थी, लेकिन अगली सुबह संगीता तुरंत जाकर
कुछ लोगों से पूछकर दीवार तोड़ने वाले मजदूरों को लेकर घर पर आ चुकी थी। वहां 2 मजदूर मौजूद थे जिन्होंने उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उस दीवार पर कई बार औजार मारने के बाद भी लग रहा था जैसे वो दीवार टूटेगी ही नहीं। फिर संगीता गुस्से में आकर उन मजदूरों से उनके हथियार को छीनकर उस पर जोर से प्रहार करने लगी और संगीता के एक प्रहार से ही वो दीवार टूट गई, मानो जैसे वो संगीता के ही प्रहार का इंतजार कर रही हो। संगीता ने तुरंत मजदूरों के साथ मिलकर वहां के मलबे के ढेर को हटाना शुरू किया और जैसे जैसे ये क्रिया वो करते जा रहे थे वैसे वैसे अंदर से भयानक चीखें, रोने चिल्लाने की ऐसी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं जो इससे पहले आज तक उन्होंने कभी भी नहीं सुना था। संगीता के साथ साथ वो मजदूर भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो वहाँ से सारी चीज़ें छोड़कर भाग जाना चाहते थे, लेकिन संगीता के पैसे बढ़ाकर देने की बात करने के बाद वो जैसे तैसे हिम्मत करके वहाँ रुके हुए थे। उन आवाज़ों को सुनने के बाद संगीता भी अब वहाँ पर अकेले बिल्कुल नहीं रुकना चाहती थी। वो चाहती थी उसके साथ कोई तो हो जो कि इन चीज़ों में कम से कम उसके साथ तो रहे, ताकि उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी रहे। और आखिरकार वो उस दीवार के अंदर जैसे ही पहुँचे, वहाँ लग रहा था जैसे एक काली सुरंग बनी हुई थी। उस सुरंग से यही भयानक आवाज़ें आ रही थीं। वो इस आवाज़ को सुनने की कोशिश ही कर रही थी, तब तक वहाँ से अंदर एक ऐसी भयानक हवा चलने लगी जिसके वजह से एक मजदूर उसकी नज़रों के सामने तेजी से खिंचता हुआ अंदर की ओर चीखते चीखते चला गया। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया, ना ही संगीता और ना ही वो दूसरा मजदूर उसकी कोई मदद कर पाए। ये दृश्य देखते ही वो सारे लोग डर चुके थे। अब संगीता भी इतना डर चुकी थी कि वो वहाँ रुकने की हालत में नहीं थी और भागकर वो उस मजदूर के साथ बाहर आ चुकी थी। बाहर आते ही वो मजदूर चीख चीख कर सारे लोगों को उस घर में हुई बात को बताने लगा। ये बात सुनकर कुछ लोग वहाँ पर इस चीज़ की पुष्टि करने आए और उनमें से ही एक लोग के साथ यही चीज़ हुई। अब लोगों को इस बात पर भरोसा हो चुका था कि वहाँ पर शायद नर्क का दरवाज़ा खुल चुका है। लोगों को ये बात तो पहले से ही पता थी कि ऐसी घटनाएं कभी कभी कई जगह हो जाती हैं। अब लोगों में ये बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा आगे तक जा चुकी थी। ये बात जब पंडित जी को पता चली, जो कि उस गांव के सालों पुराने मंदिर के पुरोहित थे, वो तुरंत वहां पर संगीता से मिलने के लिए पहुंच गए। संगीता ने शुरू से लेकर अभी तक की सारी बातें पुरोहित जी को बता दी। पुरोहित जी ने जैसे ही ये बातें सुनी, उन्होंने कहा, अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया बिटिया। अगर सच में ऐसा कुछ है तो तूने शायद किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया है, जिसमें तेरे घर में रहने वाले लोग अभी तक समा चुके थे और अब ये चीज़ें तेरे नज़रों के सामने हैं। अगर सच में ऐसा कुछ है तो हमें तुरंत तेरे इस घर को, उस दरवाजे को हर हाल में हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, वरना उस दुनिया से लोगों को यहाँ तक आने में वक्त नहीं लगेगा और तब वो पूरी जगह तबाही मचा देंगे। संगीता इन बातों पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें उसके आंखों के सामने हो चुकी थी कि संगीता की कोई भी बात ना मानने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अब पंडित जी ने तुरंत अपनी एक क्रिया विधि शुरू की और जैसे ही उन्होंने वो क्रिया आरंभ की, उन्हें तुरंत इस बात का आभास हो चुका था कि ये दरवाज़ा कौन सी दुनिया का था। ये दरवाज़ा तीसरी दुनिया का था, जिसमें जाने के बाद इंसान
उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए उसी अंधेरी भयानक दुनिया में भटकती रह जाती है। उसे मुक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। अब पंडित जी जबकि ये बात समझ चुके थे, उन्हें ये बात अच्छे से पता थी, इस दरवाजे को बंद करना और इस रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना ये शायद उनके अकेले के बस की बात नहीं है। इसलिए पंडित जी ने तुरंत अपने गुरु जी से संपर्क किया और उनके गुरु भी कुछ ही देर में उनके पास उनकी मदद के लिए पहुंच चुके थे। अब उस घर में किसी का भी प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया था। अब जबकि वहाँ गुरुजी और पुरोहित जी दोनों पहुंचकर उस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का प्रयास कर रहे थे, उन दोनों को इन चीज़ों में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। वो दोनों इस क्रिया को लगातार 24 घंटे तक करते रहे और 24 घंटे तक करते करते ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर की शक्तियाँ ये दरवाज़ा सोख रहा है। वो दोनों काफ़ी परेशान हो चुके थे और तभी अचानक कहीं से घर के दरवाजे पर एक तांत्रिक आकर खड़े हो चुके थे। उन्होंने कहा, ये दरवाज़ा तुम दोनों अकेले कभी बंद नहीं कर सकते, तुम्हें इसमें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी ही। उन तांत्रिक को देखकर तुरंत गुरुजी ने कहा, हाँ आप आ जाइए, हमारी मदद कीजिए, हम सच में लग रहा है इन चीज़ों में सक्षम नहीं हैं। और वो तांत्रिक वहाँ तुरंत बैठकर अपनी क्रियाविधि करने लगे। उन्होंने इस क्रियाविधि को करने में ज़्यादा समय नहीं लिया। उन्होंने मुश्किल से 3 घंटे की पूजा में ही उस दरवाजे को इस तरह से बंद किया, बिना हाथ लगाए, बिना किसी चीज़ के, कि अब उस जगह पर ना तो दीवार दिख रही थी, ना ही कोई दरवाज़ा। ये उन्होंने कैसे किया? इस क्रिया के ख़त्म होने के बाद उन तांत्रिक बाबा ने पुरोहित जी और गुरु जी को सारी बातें बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, ये यहाँ पर रहने वाला इंसान मतलब संगीता के पिताजी उनसे ही काली विद्या की जानकारी ले रहे थे। वो उन्हीं के शिष्य थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब इन चीज़ों का प्रयोग करना सीखा, तब उनका लालच इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो हर हाल में इस तीसरी काली दुनिया के सारी आत्माओं को अपने वश में करके, क्योंकि इन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, तो वो खुद को बहुत ज़्यादा, या फिर यूं कहें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाकर अपने इन शक्तियों से इस दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी दिनों की क्रियाविधि के बाद इस दरवाजे को खोल लिया। लेकिन इस दरवाजे को खोलते ही उनके इस घर में तबाही मचनी शुरू हो गई, जिसके वजह से उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई और आखिरकार उन्हें भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उन्हें ये बात पहले से समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर कर दिया। अंतिम वक्त में उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन वो चाहकर भी उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने किसी तरह से इस दरवाजे को बांधकर ऐसे ढक दिया और हमेशा हमेशा के लिए इस घर को बंद कर दिया। लेकिन बिटिया के गलती की वजह से वो दरवाज़ा फिर से खुल गया, जिसके वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। जब ऐसा हो रहा था, तभी मुझे अपने ध्यान में इन चीज़ों का पता चल गया था। मैं इसीलिए यहाँ पर तुम लोगों की मदद के लिए पहुँच पाया, और ये दरवाज़ा मेरे अकेले की शक्ति से कभी शायद मैं बंद नहीं कर पाता। तो आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप यहाँ पर मेरी मदद के लिए आए। अब तीनों लोग एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए उस घर को पूरी तरह से बंद करके वहाँ से जा चुके थे। संगीता ने भी उस घर की तरफ ना पलट कर देखने की कसम खा ली।
और अब उसके पास हर सवाल का जवाब था। हाँ, संगीता के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि संगीता ने कभी भी अपने पिता के इस रूप के बारे में सोचा ही नहीं, ना ही वो ऐसा सोच सकती थी। कौन सी बेटी अपने पिता के ऐसे भयावह रूप को सोच सकती है? इसलिए संगीता दुखी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसे एक तसल्ली थी कि उसके पिता से की गई गलती हमेशा हमेशा के लिए अब ठीक हो चुकी है। उसके बाद संगीता कभी भी लौट कर इस गांव में दोबारा नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मुझे आप सबके एक लाइक से, एक शेयर से बहुत बहुत खुशी होती है और मेरी थोड़ी सी मदद भी हो जाती है। और आप सबके कमेंट्स, फीडबैक्स पढ़ के मुझे हमेशा आप सबके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने की हिम्मत मिलती है। थैंक यू सो मच आप सबके इतने सारे प्यार के लिए। और अगर आप सबके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।